नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर एकेडमिक क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि केमिस्ट्री की अपनी पाठशाला 2026-2027 ठीक है के लिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4। ठीक, इससे पहले जो है 3 लेक्चर जा चुके हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का 12th का जो पहला चैप्टर है बिलियन यानी कि सॉल्यूशन, उस चैप्टर को हम इस प्लेटफॉर्म पर कवर कर रहे हैं। पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, हालांकि पूरा का पूरा सिलेबस ही इसमें कवर किया जाएगा। तो इससे पहले जो हमारा तीसरा लेक्चर हुआ है उसमें हमने बताया था कि मूललता क्या होती है, मूललता क्या होती है। ठीक, और उससे पहले हमने जो है उसमें मोल के बारे में बताया और मोल प्रवाह के बारे में डिस्कस किया। तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है हमारा, तो पहले वो उस लेक्चर को पूरा देखें, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 पे स्विच करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है बेल आइकन दबा लें, ताकि जो है पर डे जो है जो केमिस्ट्री की या मैथ की जो क्लासेज जो आती हैं वो आपके मतलब फोन पे उसका नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसके जो है मिस ना करें। अदरवाइज 0 से लेके हीरो तक का यहाँ पर हम सफर जो है पूरा करेंगे। हर एक बच्चा कमजोर से कमजोर जो सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो इस लेक्चर को ज्वाइन करके आसानी से अपने जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है, अपने बेसिक को मजबूत कर सकता है। ठीक, तो चले बिना देर किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉर्मलता। ठीक, नॉर्मेलिटी क्या होती है इसको हम जानेंगे, फॉर्मलता क्या होती है इसको जानेंगे, फॉर्मेलिटी, और फिर जानेंगे पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पीपीएम के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये तीनों ही बेहतरीन टॉपिक हैं अपने आप में। बच्चे थोड़ा इनको पढ़ने से हिचकाते हैं, घबराते हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़े, आपकी सब जो है डर, आपका सब जो घबराहट है इसके प्रति सब खत्म कर दिया जाएगा। 0 से लेके स्टार्ट करेंगे और जो है एडवांस तक जाएंगे। चलें, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो पहली हमारी हेडिंग क्या है? पहली हमारी हेडिंग है नॉर्मलता। ठीक, चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर हमारा वही चल रहा है जो हमने बताया है, चैप्टर फर्स्ट है 12th का। ठीक, फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है बिलियन यानी कि सॉल्यूशन, उसी को पढ़ने हम चल रहे हैं। उसी का आज जो है चौथा लेक्चर है। ठीक है, तो उसी के चौथे लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलता, फॉर्मलता और फॉर्मे पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। चलें, अच्छा तो हमारा ये पहला चैप्टर है। चलें, तो हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे नॉर्मलता क्या होती है। ठीक है, नॉर्मलता के बारे में पहले जानेंगे। नॉर्मलता, ठीक, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक, अच्छा, नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन से इसको हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये बात ध्यान रखें। अब इसकी हम परिभाषा जानने चल रहे हैं कि नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी कहते किसे हैं। चलें, अच्छा देखें क्या है नॉर्मलता, इसके बारे में जानते हैं। ठीक, देखें तो देखें किसी बिलियन के पहले हम लिख लें परिभाषा को, उसके बाद आपको जो है अच्छे से समझा देंगे। किसी बिलियन के 1 लीटर, ठीक, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी बिलियन के 1 लीटर, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, यहां पर ये बच्चों के लिए नया टर्म है, नया शब्द है, नया जानेंगे। ठीक है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को
ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में किए दे रहे हैं, ठीक है। ये नया है आप लोगों के लिए, अभी इसको समझाएंगे क्या होता है ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। उस बिलियन की नॉर्मलता यानी कि एन कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलें, अच्छा देखें अब इस परिभाषा को समझ लें कि इस परिभाषा में क्या बोला गया है, हमसे क्या कहा गया है। जरा देखें इस परिभाषा में हमसे क्या कहा गया है, क्या हमें समझाने की कोशिश की गई। देखें तो इसमें कहा गया है कि किसी विलेय के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ये बात नोटिस करें, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब ये ग्राम तुल्यांक क्या होता है अभी हम बताएंगे, लेकिन अभी आप इतना जाने सभी बच्चे नॉर्मलता के बारे में कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, एन कहते हैं। अच्छा, मोलरता को इससे कंपेयर करें। मोलरता में हमने कहा था कि 1 लीटर किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, तो यहाँ मोलों की संख्या था मोलरता में, ठीक है। और जबकि नॉर्मलता में क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, वहां मोलों की संख्या थी, ठीक। तो ये अंतर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, ठीक। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसका मात्रक लिख लें, उसके बाद हम बताते हैं। और लिखें इसका मात्रक यानी कि इसका जो यूनिट होता है, ऐसा ही यूनिट उसको लिख लें। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक, इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है, ठीक। ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब नॉर्मलता को ज्ञात करने का फार्मूला जानेंगे कि नॉर्मलता को ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, नॉर्मलता को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा देखते हैं नॉर्मलता को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हमारी क्या हो गई, नॉर्मलता की परिभाषा हो गई। क्या हो गई, नॉर्मलता की परिभाषा, ठीक। चलें, अच्छा तो देखो नॉर्मलता का फार्मूला क्या हो जाएगा। नॉर्मलता का फार्मूला देखें, नॉर्मलता, ठीक। नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता यानी कि एन बराबर क्या लिखेंगे भाई, जो परिभाषा में है उसी के हिसाब से लिखेंगे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी कि विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, या ग्राम तुल्यांक लिख दें केवल, ठीक है। लेकिन हमें एक से मतलब डिटेल में थोड़ा बताना, हर एक बच्चे को, हर एक कमजोर बच्चे को चीजें समझ में आए, ठीक है। कुछ भी हम जो है शॉर्ट नहीं करेंगे अभी। तो विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, क्योंकि 1 लीटर विलयन के आयतन में ही तो हम पता करेंगे कि विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं। तो विलेय का आयतन, और आयतन किसमें दे रखा होगा, ये आयतन दे रखा होगा लीटर में, ठीक है। इसको लीटर में दे रखा होगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, नॉर्मलता को निकालने का फार्मूला हो गया, ठीक। चलें, अच्छा अब हम जानेंगे कि ग्राम तुल्यांक क्या होता है, ठीक। तो पहले हम ग्राम तुल्यांक के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। देखें तो अब हम जानने चल रहे हैं कि ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं, ठीक है। देखो भाई, ग्राम तुल्यांक को केवल आप इतना जाने कि ग्राम तुल्यांक का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला। उस फार्मूले को आपको जानना है, ग्राम तुल्यांक, ठीक। ग्राम तुल्यांक जो है उसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले को हम जानेंगे। देखें, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार कह सकते हैं या द्रव्यमान कह सकते हैं, ठीक। तो विलेय पदार्थ का भार होगा। अच्छा, विलेय को हमने पहले बोल रखा है कि विलेय को हम प्रदर्शित करेंगे सदैव ए से, ठीक है।
और विलायक को प्रदर्शित करेंगे सदैव बी से। तो यहाँ पर विलेय पदार्थ और भार यानी कि वेट यानी कि क्या हो गया W स्मॉल ए और ए, ठीक। तो ये हो गया डिवाइडेड बाई लिखे विलेय पदार्थ का भार डिवाइडेड बाई विलेय का तुल्यांकी भार, यानी कि उस विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। अब यहाँ पे देखो एक नया टर्म हमको और मिला, तुल्यांकी भार, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या मिला, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो ग्राम तुल्यांक की बात कर रहे थे कि ग्राम तुल्यांक क्या होता है। ग्राम तुल्यांक का फार्मूला हमने जाना, सूत्र जाना, कैसे निकालते हैं, विलेय पदार्थ का भार यहाँ पे ग्राम में दे रखा होगा क्वेश्चन में, ठीक। डिवाइड बाई विलेय का तुल्यांकी भार, यानी इसी विलेय का तुल्यांकी भार को ई से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन आ गया कि सर ये तुल्यांकी भार क्या होता है। आपने तुल्यांकी भार बताया, ग्राम तुल्यांक बताया, तो अभी ये नया एक जो है टर्म आ गया हमारे सामने, तुल्यांकी भार। तो चले फिर तुल्यांकी भार को जानते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार जब पूरे लेक्चर को देख लेंगे, टॉपिक को समझ लेंगे, तो सब चीजें जो है आपके लिए कैसे हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। तो तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार क्या होता है इसको हम जानने चल रहे हैं। तुल्यांकी भार को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे एक्स कारक या एक्स फैक्टर, ठीक है। एक्स कारक या एक्स फैक्टर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अणु भार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से, मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं इंग्लिश में, तो एम, और एक्स कारक को एक्स फैक्टर या केवल एक्स ही बना देते हैं, ठीक है, केवल एक्स। तो इसको हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, इससे प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा तुल्यांकी भार हो गया। तुल्यांकी भार ई बराबर अणु भार बटे एक्स कारक। अणु भार को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स कारक को केवल एक्स फैक्टर या एक्स कह के ही छोड़ देते हैं, यानी कि एम अपॉन एक्स, ठीक। अब हमारे सामने एक टर्म और आ गया कि सर ये अब एक्स कारक क्या है, ठीक। तो इस एक्स कारक को जानने चल रहे हैं, ठीक है। घबराने की, डराने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से इसको हम समझा लेंगे और सभी बच्चे आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने दें, ठीक। तो हम जानने चल रहे हैं एक्स कारक क्या है, ठीक। एक्स कारक क्या है, एक्स फैक्टर क्या है, देखें एक्स कारक क्या है, इसको हम जानने चल रहे हैं, ठीक। इसको हम यहाँ पे लगाए दे रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, अच्छा यक्स कारक क्या है इसको जानने चल रहे हैं कि यक्स कारक क्या होता है, ठीक। यक्स कारक को जानने चल रहे हैं। देखो यक्स कारक क्या होता है, यक्स कारक हम किसी भी यौगिक का या अणु का हम कैसे निकालते हैं इसको जानने चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक हेडिंग डाल लें, यक्स कारक या यक्स फैक्टर, ठीक। देखें क्या होता है, किसी अणु या यौगिक, किसी अणु या यौगिक, किसी अणु या यौगिक में उपस्थित कुल धनावेश अथवा कुल ऋणावेश, ठीक है, ऋणावेश की उदासीन संख्या को एक्स कारक या एक्स फैक्टर कहते हैं, ठीक। चलें, अच्छा अब इस बात को समझें। अभी ये बात पूर्ण रूप से समझ में नहीं आई होगी, नो टेंशन नहीं लेना, हम समझाएंगे। देखो एक्स कारक क्या होता है, किसी अणु या यौगिक में उपस्थित कुल धनावेश अथवा कुल ऋणावेश की उदासीन संख्या को, न्यूट्रल संख्या को एक्स कारक कहते हैं। अच्छा, जैसे उदाहरण से इसको हम समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे उदाहरण से समझेंगे,
जैसे हमारे सामने एक यौगिक है H2SO4, H2SO4 यानी कि ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। बैटरी का इसको अम्ल भी कहते हैं, बैटरी बैटरा में जो अम्ल भर के आता है तेजाब, वो यही होता है H2SO4। और हमसे कोई पूछे कि H2SO4 का X कारक बताइए, H2SO4 का X कारक क्या करिए आप हमें बताइए। तो देखें इसका X कारक कैसे निकालें। कह रहे हैं किसी अणु या यौगिक में उपस्थित कुल धनावेश कितना है अथवा कुल ऋणावेश कितना है, बस उसी की उदासीन संख्या को X कारक कहेंगे। तो देखो H2SO4 क्या होता है, H2SO4 का जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इसके ऊपर देखो कितना चार्ज होता है, प्लस का, इसके ऊपर चार्ज होता है प्लस का 2 चार्ज होता है, ठीक। इसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज होता है, उसके ऊपर माइनस का 2 चार्ज होता है, ठीक। यानी कि +2 और इधर -2। तो हमने क्या कहा, कुल धनावेश अथवा कुल ऋणावेश की उदासीन संख्या को, या तो आप मतलब जो है उदासीन वाली संख्या ले लें या ऋणावेश वाली ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि किसी भी अणु में जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होगा, ये बेसिक बात है। जैसे किसी अणु में जैसे +1 इकाई धनावेश है तो उतना ही उसके ऊपर -1 इकाई ऋणावेश होगा, अगर +2 इकाई धनावेश है तो उतना ही जो है -2 इकाई ऋणावेश होगा, +3 है उतना ही उसके ऊपर जो है -3 होगा। तो इस तरीके से आप कोई सा भी ले लें, या प्लस वाला ले लें या नेगेटिव वाला ले लें, चार्ज दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। अब इसकी हम उदासीन संख्या को लेंगे, उदासीन मतलब ये नहीं प्लस माइनस नहीं लेंगे, तो हम इसकी 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2। तो हम कहेंगे कि H2SO4 का जो X कारक है कितना है, 2 है। H2SO4 के X कारक की संख्या, X कारक बराबर 2, ठीक। उसी तरीके से हम एक और उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे मान के चलो एक और उदाहरण हम देंगे, कोई उदाहरण ले लें, जैसे मान के चलो NaCl, NaCl का X कारक क्या होगा, NaCl का X फैक्टर क्या होगा। तो देखो इसको जब हम पता करेंगे तो Na के ऊपर +1 इसके ऊपर -1, तो इसका जो X फैक्टर होगा वो बराबर 1 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम किसी का भी निकाल लेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे निकालें एक और CH3OH, CH3OH का X फैक्टर कैसे पता करेंगे, तो इसके ऊपर देखो प्लस का 1 चार्ज आता है, इसके ऊपर माइनस का 1, तो इसका X बराबर 1 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम X फैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी यौगिक का, ठीक। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, AlOH का होल थ्राइस, ठीक। तो इसके ऊपर देखो एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस का 3 चार्ज, इसके ऊपर माइनस का 3 चार्ज, तो इसका X कारक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम किसी का भी निकाल लेंगे, ठीक। अच्छा, अब तो ये हमारा क्या हो गया, X कारक हो गया, ठीक। तो अभी तक हमने क्या जाना, हमने जाना कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, N कहते हैं, ठीक। और नॉर्मलता को N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम जानने चल रहे थे कि सर ग्राम तुल्यांक क्या होता है, तो ग्राम तुल्यांक बराबर हमने जाना कि विलेय पदार्थ का भार यानी कि WA डिवाइडेड बाई विलेय का तुल्यांकी भार यानी कि E। फिर हमारे सामने नया टर्म आया कि सर तुल्यांकी भार क्या होता है, तो तुल्यांकी भार E बराबर हमने जाना अणु भार बटे X कारक यानी कि M/X। फिर X कारक हमने, हमारे सामने पहला नया टर्म आया, इसको हमने जाना कि किसी अणु या यौगिक में उपस्थित कुल धनावेश या कुल ऋणावेश की उदासीन संख्या को X कारक कहते हैं। कैसे निकाला जाता है वो हमने बता दिया, ये हमने अभी इतना जो है जान लिया। अब हम जानेंगे तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, जैसे ये निकालना पहले सीखेंगे, ठीक है, कि तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, S फैक्टर कैसे निकाला जाता है वो तो हमने जान ही लिया। देखो तो तुल्यांकी भार, जैसे कोई हमसे कहे कि चलो H2SO4 का ही बता दे रहे हैं कि H2SO4 का तुल्यांकी भार बताइए, H2SO4 का तुल्यांकी भार हमें बताइए, यानी कि हमको E बताइए इसका, ठीक। तो E कैसे बताएंगे, तो तुल्यांकी भार बराबर E का फार्मूला क्या होता है, E बराबर M/X, ठीक। M क्या है, अणु भार। हमें यहाँ पर H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा, ठीक है, अणु भार निकालना होगा, तो हाइड्रोजन का 1 का 1 तो 2 का 2 हो जाएगा, ठीक। सल्फर का होता है 16, 1 का 16 होता है, ठीक। फिर ऑक्सीजन का 1 का होता है, नहीं सल्फर का होता है 32, यहाँ पे गलती हो रही है, सॉरी, यहाँ पे
यहाँ पर जो है सल्फर का होगा 32 और ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, तो 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जरा इसको सॉल्व करो, 2 32 और प्लस 16 चौकू 64, इनको जोड़ो 4 और 2 6, 6 और 2 8, ठीक। फिर उसके बाद 6 और 3 9, 98। ये जो निकल के आता है वो ग्राम में आता है निकल के, ठीक। इससे पहले के लेक्चर में हमने ये समझाया। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 98, ठीक। इसका एस फैक्टर कितना होगा, इस पहले हमने अभी बताया था, इसका ऊपर प्लस का दो, इसके ऊपर माइनस का दो, कोई एक उठा लें। तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक। तो ये इसका क्या हो जाएगा तुल्यांकी भार, यानी कि E बराबर 49 हो जाएगा, ठीक। समझ पा रहे होंगे बात को। चले अच्छा, एक और तुल्यांकी भार निकालना हम सीखते हैं, उसके बाद जो है समझते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। देखें ये H2SO4 का वो हमने निकाला, वो लिख दिया। चले अच्छा, तुल्यांकी भार हो गया ये। चले अब जैसे हमें मान के चलो कोई हमसे कह दे कि HCl का निकालिए, HCl का तुल्यांकी भार निकालिए, HCl का तुल्यांकी भार कितना होगा, LCl का E निकालिए, ठीक। तो HCl का E कैसे निकालेंगे, देखो क्या होता है, E बराबर होता है m अपॉन x। तो यहाँ हम m का मान क्या रखेंगे, m, यानी कि इसको हमें कैलकुलेट करना होगा। HCl का एक ये होता है और क्लोरीन का होता है 17 दूनी 34 35.5, ठीक है। 17 दूनी 34 34.5, हाँ वही लगभग 35 मान लो, यहाँ पे इसका 36, ठीक है 36 माने ले रहे हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट 36 के अराउंड होता है। और इसका x कारक कितना होगा, प्लस का 1 इस पे माइनस का 1 इतने, तो एक यहाँ पे ले लेंगे। तो इसका जो E बराबर आएगा वो कितना आएगा 36 आएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कहने मतलब यहाँ से हमें जब हमने HCl का निकाला तो हमें एक बात और पता लगी कि जिस यौगिक का X फैक्टर 1 होता है उसका अणु भार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ही उसका क्या होगा, तुल्यांकी भार होगा। बस आप ये बात समझ लें, निकालने की जरूरत ही नहीं। ये कैलकुलेट कर लो, ये पता कर लो कि x कारक जो है जिसका 1 हम रखेंगे, x कारक का मान यहाँ पर 1 रखा जाएगा, तो वो कट के यही तो एक ही इतना ही तो आ जाएगा, उसका अणु भार आ जाएगा निकल के। जैसे यहाँ 35 होता तो 35 आ जाता, 38 होता तो 38 हो जाता, अगर यहाँ पे 1 है, अगर 2 आता तो फिर वो आधा हो जाता, हाफ हो जाता, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, तुल्यांकी भार निकाल लेंगे, ठीक। चलिए अच्छा, तो ये हमने जो है तुल्यांकी भार निकालना सीखा। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि नॉर्मलता में फार्मूले में थोड़ा हम चेंज करेंगे, अपने क्या चेंज करेंगे, फार्मूले में थोड़ा हम चेंज करेंगे। देखो क्या फार्मूला चेंज करेंगे, नॉर्मलता n बराबर, नॉर्मलता बराबर हमने क्या बताया था, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यही तो हमने बताया था। अच्छा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, और ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या बताया था, ग्राम तुल्यांक बराबर हमने बताया था विलेय पदार्थ का भार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार, ठीक, डिवाइडेड बाई, विलेय पदार्थ का भार डिवाइडेड बाई, नीचे हमने क्या लिखा था, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, यही तो हमने फार्मूला बताया था। अरे विलेय का तुल्यांकी भार या विलेय का ई लिख दें, तुल्यांकी भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से, इनटू बिलियन का आयतन, इनटू बिलियन का क्या लिखेंगे, बिलियन का आयतन यानी कि V, ठीक। तो ये हमारा फार्मूला। अब देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n बराबर, देखें विलेय पदार्थ का भार, भार को हम W से प्रदर्शित करते हैं और विलेय को A से, डिवाइडेड बाई विलेय का मतलब तुल्यांकी भार E, तुल्यांकी भार को E से प्रदर्शित करते हैं, विलेय को A से, तो EA हो गया, ठीक, इनटू बिलियन का आयतन, आयतन को B से किसका निकालना है, बिलियन का, यानी कि
सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे एस लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा नॉर्मलता को निकालने का। ठीक है, नॉर्मलता को निकालने का फार्मूला वो भी, लेकिन वहां पर हमने जो है थोड़ा इसको इलाबोरेट, मतलब इसको फैलाया, इलेबोरेट किया इसको। ठीक है, सही से समझाया, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है ग्राम तुल्यांक चाहिए और हमने यहाँ पे ग्राम तुल्यांक को खोल दिया है। ग्राम तुल्यांक बराबर विलेय पदार्थ का भार डिवाइडेड बाई विलेय पदार्थ का तुल्यांक की भार। ठीक, तो ये हमारे सामने फार्मूला हो गया नॉर्मलता का। आप इस फार्मूला को ध्यान रखेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, क्वेश्चन से हमारी चीजें जल्दी क्लियर होंगी। चलें देखें क्वेश्चन हमारे सामने क्या दे रखा है, क्वेश्चन समझे और क्वेश्चन लगाएं। कह रहे हैं कि 4.9 ग्राम H2SO4 को 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर विलयन का आयतन 5 लीटर किया गया। कितना किया गया? 5 लीटर किया गया। ठीक, तो विलयन का आयतन 5 लीटर किया गया। ठीक, तो इस विलयन की क्या बताइए, इस विलयन की नॉर्मलता बताइए। तो इस विलयन की नॉर्मलता बताइए, यानी कि एन बताइए। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, आंकिक जो प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलें अच्छा इसको लगाते हैं, इसको ऊपर पहुंचा दें। उसके बाद जो इसको लगाते हैं, भाई फार्मूला पुट कर देंगे जो हमने बताया, जो दी हुई वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे फार्मूले में पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखें इसका सॉल्यूशन, देखें सॉल्यूशन यानी कि हल क्या दे रखा है भाई। देखें विलेय यहाँ पे कौन है? H2SO4। ठीक, ध्यान से समझते हुए चलेंगे सभी बच्चे बातों को। विलेय कौन है? H2SO4। विलेय H2SO4 का भार, विलेय H2SO4 का भार यानी कि WA कितना दे रखा है? 4.9 ग्राम। ठीक है, 4.9 ग्राम दे रखा है विलेय H2SO4 का भार। ठीक, अच्छा और क्या दे रखा है? विलयन का आयतन दे रखा है, विलयन का आयतन दे रखा है, विलयन का आयतन कितना दे रखा है? यानी कि हमको B दे रखा है। ठीक, विलयन का आयतन दे रखा है 5 लीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना होगा? इसका अणुभार। हमें इसके अणुभार की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम निकालेंगे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार में हम क्या निकालेंगे? अणुभार बटे एक्स फैक्टर निकालेंगे। तो हम विलेय का एक काम करें, यानी कि H2SO4 का अणुभार और निकाल लें। विलेय H2SO4 का अणुभार, क्योंकि अणुभार की हमें जरूरत पड़ेगी का अणुभार का मतलब समझ रहे हैं, M निकाल लें, क्योंकि हमें फार्मूले में जरूरत पड़ेगी। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, कितना आया था? 98 ग्राम। कितना आया था? 98 ग्राम। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है फार्मूला पुट करेंगे, लेकिन फार्मूला देखो पुट करेंगे। चलो फार्मूला पुट करेंगे तो हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉर्मलता यानी कि N। इसका फार्मूला क्या होता है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या भार डिवाइडेड बाय विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, यानी कि EA, और इनटू जो है विलयन का आयतन। ठीक है, यानी कि V सॉल्व। ठीक, यही तो हमने बताया अभी। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसमें जो है वैल्यू को पुट करेंगे, इसमें वैल्यू को हम अपनी रखेंगे। देखो कितना दे रखा है भार? 4.9 ग्राम दे रखा है। ठीक, तुल्यांकी भार यानी कि EA हमको निकालना होगा। तो हम यहाँ पर EA को निकाले ले रहे हैं। E बराबर क्या होता है? AM/X। ठीक है, जो हमने बताया वही सब एप्लीकेबल है। ठीक है, EM कितना दे रखा है? 98। AX कितना दे रखा है? तो H2SO4 के ऊपर प्लस का 2 चार्ज होता है और माइनस का 2 चार्ज, तो 2 ले लें। तो इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 49। इस 49 आ गया इसका तुल्यांकी भार। ये 49 उठा के आप नीचे रख दें। आयतन कितना दे रखा है? आयतन दे रखा है
5 लीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 5 लीटर हटा दें यहाँ से, केवल हम कितना रखें 5, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा, ठीक है। देखो ये पॉइंट यहाँ से कटेगा, ये पॉइंट यहाँ से कटेगा तो नीचे आ जाएगा 0, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.02 n, नॉर्मलता n बना देते हैं, या इसको लिख देते हैं ग्राम तुल्यांक पर लीटर, या केवल n बना के छोड़ देते हैं, तो ये इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, गुणा भाग वगैरह ये स्वयं करना जो है, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये कर ही लेना अपने जो है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.02 n आएगा, यानी कि इस बिलियन की जो नॉर्मलता होगी वो इतनी आएगी, ठीक। तो बहुत बड़ा कोई इसमें टास्क नहीं है, केवल चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। समझने के बाद जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है उनको फार्मूले में पुट करनी है, देन आंसर को जो है प्राप्त कर लेना है, ठीक। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है ये ध्यान रखना है, ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है ये ध्यान रखना है। 1-2 बार चीजों को अपने आप पढ़ेंगे, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे तो माइंड में बातें सेट हो जाएंगी, किसी प्रकार कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन हम घर के लिए दिए दे रहे हैं, होमवर्क के लिए, ठीक है, तो वो बच्चे लिख ले, उसका आंसर जो हमें कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। वीडियो जब देखें तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, उसका आंसर हम तक पहुंचेगा, उसको हम देखेंगे, ठीक। तो देखें क्या दिया गया है, 10 ग्राम 10 ग्राम NaOH। फिर इस पे और भी मतलब टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। 10 ग्राम NaOH को जल्दी से देखते हैं, 10 ग्राम NaOH को जल में घोलकर, जल यहां पर मिलाया गया, ठीक है, जल में घोलकर, ठीक है, 2 लीटर विलयन तैयार किया गया, यानी कि 2 लीटर जो है विलयन जो है तैयार किया गया है, तैयार किया गया। तो क्या है, तो इस विलयन की आप नॉर्मलता बता दीजिए, बस बात खत्म। तो इस विलयन की नॉर्मलता बताइए। भाई सेम उसी तरीके से लगेगा, केवल ये हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी है, ठीक है। बाद बाकी बच्चों ने सही से समझा है, पढ़ा है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है, तो वो आसानी से उस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ये जो है सभी बच्चों का होमवर्क होगा, जब भी वीडियो देखें इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करें, ये आंसर अब तक पहुंचेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, अगर कोई दिक्कत हो तो ये डाउट आप कमेंट बॉक्स में जो है मतलब कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक अवश्य दें सभी बच्चे, वीडियो कैसा लगा, ठीक है, हमारे पढ़ाने का ढंग, या कोई चीज समझ में ना आई हो, कोई डाउट हो, ठीक है, कुछ पूछना हो, तो वो आप उसमें जो है लिख सकते हैं, वो हम तक पहुंचेगा, उसको समाधान किया जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया। चलिए, अच्छा, अब एक क्वेश्चन इसमें टाइप 2 का बनता है। जैसे हम क्या करें कि 2 विलयनों को आपस में मिला दें, एक विलयन ए है, एक विलयन बी है, इस विलयन की नॉर्मलता ये है, इस विलयन नॉर्मलता ये है, ठीक है, और इसका आयतन अलग होगा, इसका अलग होगा, दोनों को मिला दें, मिश्रण बना लें, तो बने हुए मिश्रण की नॉर्मलता बताइए, यानी कि जो परिणामी विलयन बनेगा ए और बी को मिलाकर, ठीक है। जैसे मान के चलो कि 2 विलयन है, विलयन ए है और विलयन बी, ये दोनों है, ठीक। इस विलयन ए की अपनी नॉर्मलता है, इसका अपना आयतन है, इसी प्रकार इसकी अपनी नॉर्मलता होगी, इसका अपना आयतन होगा। इसको हम माने ले रहे हैं n1, इसको माने ले रहे हैं b1, इसको माने ले रहे हैं n2, इसको माने ले रहे हैं b2, ठीक। अब इन दोनों को कह रहे हैं कि हमने मिला दिया, इन दोनों को हमने मिला दिया, तो कह रहे हैं कि जो बनेगा, जो परिणामी विलयन बनेगा, इसको समझने का प्रयास करें सभी बच्चे, जो परिणामी विलयन बनेगा, जो परिणामी सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, उसको हम प्रदर्शित करेंगे n मिक्स, ठीक है, दोनों की नॉर्मलता मिल गई, n मिक्स। तो इसके लिए फार्मूला हम ड्राइव करेंगे n1 इंटू b1 प्लस n2 इंटू b2 डिवाइडेड बाई b1 प्लस b2, ये फार्मूला हमारा निकल के आएगा। इस फार्मूले को हमने ड्राइव किया, ठीक, इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम 2 विलयनों को जिनको हमने आपस में मिलाया है उसको हम पता कर लेंगे, ठीक है। चलें, अच्छा, इसको ले लें, उसके बाद इसको हम सही से लिख दें, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम जो है सही से लिखें इसको।
तो इस तरीके से हम एक से ज्यादा अगर दे रखा है बिलियन, दो बिलियनों को आपस में मिला दिया गया है, तो बने बिलियन की नॉर्मलता को हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, बने बिलियन की नॉर्मलता को तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? जैसे टाइप 2 का क्वेश्चन इसमें बनेगा, टाइप 2, इसको कहेंगे टाइप 2 का क्वेश्चन है ये। इस तरीके से इसमें क्या पूछा जाएगा? इसमें पूछा जाएगा कि दो बिलियनों को आपस में मिलाने पर, दो बिलियनों को आपस में मिलाने पर बने बिलियन की नॉर्मलता, बने बिलियन की नॉर्मलता को ज्ञात करने का सूत्र कैसे हम प्राप्त करेंगे? ज्ञात करने का सूत्र, उसका फार्मूला हम कैसे निकालेंगे? ऐसा इसका क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक, जैसे हमने वही बताया, जैसे हमने कहा कि जैसे कोई ए बिलियन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया ए बिलियन, अब इसको थोड़ा सही से समझ लें, ठीक है, एन बिलियन, और एक तरफ हमने ले लिया बी बिलियन। ठीक, तो एक हमने बिलियन लिया ए, एक हमने लिया बी। ठीक, अच्छा, जो ए बिलियन है, इस ए बिलियन की जो नॉर्मलता है उसको हमने n1 मान लिया, इसका जो आयतन होगा इसको हमने b1 मान लिया। ठीक है, नॉर्मलता को n1, अब हमें नॉर्मलता इसकी होगी, ठीक है, तो उसको n1 और इसका जो आयतन होगा उसको b1 मान लिया। इसी प्रकार b बिलियन की नॉर्मलता को n2 मान लिया और इसके आयतन को b2 मान लिया। ठीक, और इन दोनों को हमने क्या किया? आपस में मिला दिया, इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया, दोनों बिलियन हमने लिए और दोनों बिलियनों को आपस में हमने क्या किया? मिला दिया। जैसे हमने यहाँ पे इन दोनों बिलियनों को मिला दिया तो हमारे सामने हो गया n मिक्स। क्या हो गया? n मिक्स, यानी कि दोनों की नॉर्मलता मिक्स हो गई, दोनों के आयतन मिक्स हो गए, तो इन दोनों का योग ही तो करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे। तो कैसे फार्मूला निकलेगा? इसका फार्मूला बनेगा n1 इंटू b1 प्लस n2 इंटू b2, इसको आप ब्रैकेट में भी कर सकते हैं बंद, ठीक है, ये ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस, और डिवाइडेड बाई आयतन b1 प्लस b2, तो ये फार्मूला हो गया। ठीक, तो दो बिलियनों को जब आपस में मिला देंगे तो बने हुए परिणामी बिलियन की नॉर्मलता को इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से चीजें जल्दी क्लियर होंगी। ठीक, देखें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, क्वेश्चन समझे उससे पहले थोड़ी ब्राइटनेस को, चलें, अच्छा अब सही आई। देखें तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि 0.1 नॉर्मलता, 0.1 नॉर्मलता के 200 ml और 0.3 नॉर्मलता के 300 ml, ठीक है, 300 ml बिलियन को मिलाया गया। ठीक, तो दो बिलियन ले लिए, वही ए और बी, बिलियन को मिलाया गया, दोनों को मिला दिया भाई, जो है मिलाने के बाद क्या है, तो कह रहे हैं परिणामी बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो जो परिणामी बिलियन बनेगा, परिणामी बिलियन की नॉर्मलता को ज्ञात कीजिए, यानी कि n मिक्स पूछ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मलता को ज्ञात करें। देखें बहुत सरल है, उसी फार्मूले में जो है वैल्यू रख देनी, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, देखें तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन, यानी कि इसको हल हम कैसे करेंगे, हल करने का तरीका, पहले देखो क्या क्या हमको डेटा दे रखा है। देखो तो पहले बिलियन को हम माने ले रहे हैं ए, ठीक है, ए बिलियन, तो ए का जो बिलियन है, ए का क्या है, पहले बिलियन जो ए है उसका हम माने ले रहे हैं। देखो ए का क्या दे रखा है, ए की नॉर्मलता, देखो ए की नॉर्मलता, ठीक, ए की नॉर्मलता यानी कि n1 कितनी दे रखी है, 0.1 n दे रखी है। ठीक,
और इसी का आयतन कितना दे रखा है, यानी कि ए का आयतन यानी कि B1 कितना दे रखा है, तो B1 देखो दे रखा है 200 ml। ठीक, अच्छा बी की बात करो, बिलियन बी की नॉर्मलता कितनी दे रखी है, यानी कि N2 कितना दे रखा है 0.3N। ठीक, अच्छा बी का आयतन कितना दे रखा है, बी का आयतन देखें, बी का आयतन, आयतन का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि B2 कितना दे रखा है, B2 दे रखा है 300 ml। बस यही चार चीजें हमको चाहिए। फार्मूला जब रखेंगे तो फार्मूले में जो जो चीजें चाहिए वो सब चीजें हम यहाँ लिख लें, पहले नहीं दे रखी तो कुछ निकाल लो कैलकुलेट करके। ठीक, तो ये चार चीजें चाहिए हमको, मिल गई। फार्मूला क्या है, एन मिक्स का फार्मूला लगा दें, एन मिक्स का फार्मूला लगा दें। क्या हमने बताया था फार्मूला, N1 इंटू B1 प्लस N2 इंटू B2, इनको ब्रैकेट में कर लें। ठीक है, और B1 प्लस B2। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें। देखो N1 कितना दे रखा है 0.1 इंटू B1 कितना दे रखा है 200। ठीक, प्लस N2 कितना दे रखा है 0.3। ठीक, और कितना दे रखा है B2 300, तो यहाँ पे रख दिया आपने, ब्रैकेट बंद करो। B1 और B2 का योग, B1 कितना दे रखा है 200, B2 कितना दे रखा है 300। बस अब आप इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, ये 20 आएगा। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 20 प्लस 3 त्रिका 9, यहाँ कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाई 500। ठीक, इसको आप हल कर लें, ये दोनों काट दें पहले, 0 से ये 0, 0 से ये 0, 9 2 11, 11/5, 11/5 को जब आप हल करेंगे तो आंसर आएगा निकल के 0.22N। ठीक है, ये आंसर आएगा निकल के। इसको सही से लिख दें, इसको जब आप भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.22N। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल क्या मिल जाएगा, हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फार्मूले में दी हुई वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करने पे हमें उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, चले अच्छा स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखें अब टाइप 1 हो गया। अच्छा, इसमें एक बात हमें और लिखानी है, ये लिखें कि यह सूत्र तभी काम करता है, इसको थोड़ा शॉर्ट करें, देखें, अरे देखें यहां पर नोट करके एक बात लिखें सभी बच्चे। ठीक है, ये माइंड से स्किप कर रहा था हमारे। देखें, देखिए यह सूत्र तभी काम करता है, यह जो फार्मूला है वो कब काम करेगा, यह सूत्र सामान्य भाषा में लिख लें, जनरल भाषा में। ठीक है, किताबी भाषा में नहीं। यह सूत्र तभी कार्य करता है या तभी काम करता है जब दोनों विलयनों में विलायक सेम हो, दोनों विलयनों में विलायक सेम हो, यानी कि विलायक एक समान ले रखे हो, विलायक एक समान ले रखे हो, एक समान हो। नहीं समझे, चलो अभी समझाते हैं। यानी कि हमने जैसे सॉल्यूशन ए लिया है, सॉल्यूशन बी लिया है। ठीक, अब इसमें भी विलायक या तो अम्ल हो और इसमें भी अम्ल हो। ठीक, इसमें अगर हमने क्षार ले लिया तो इसमें भी क्षार हो, इसमें पानी ले लिया तो इसमें भी पानी ले लो। ठीक, मतलब विलायक दोनों में सेम हो तभी ये फार्मूला काम करेगा। अदरवाइज एक में अम्ल ले लिया, एक में क्षार ले लिया, या एक में क्षार ले लिया, एक में अम्ल ले लिया, एक में पानी ले लिया, एक में अम्ल ले लिया, तब ये फार्मूला फेल हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में जब अलग अलग लेंगे तब उसके लिए टाइप 3 बन के आ जाएगा हमारा सामने।
टाइप 3 को पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बात नोट करके लिख लें कि ये फार्मूला तभी काम करेगा जब दोनों विलयनों का विलायक जो है सेम हो, या तो अम्ल अम्ल या क्षार क्षार या जल और जल हो। लेकिन जब अलग अलग हो तो उसके लिए हम टाइप 3 पढ़ने चल रहे हैं, ठीक। तो टाइप 3 देखते हैं क्या होता है। टाइप 3 का क्वेश्चन देखें, टाइप 3 में कैसे पूछे जाते हैं। टाइप 3 में जैसे पूछेंगे उदासीनीकरण क्रिया वाले क्वेश्चन, उदासीनीकरण, उसमें उदासीनीकरण वाले पूछे जाएंगे जो टाइप 3 हमने बताया। इसमें एक अम्ल लेंगे एक क्षार लेंगे, मतलब एक विलयन में अम्ल होगा विलायक के रूप में, एक विलयन में क्षार होगा दूसरे वाले। उदासीनीकरण वाले प्रश्न, ठीक है, उदासीनीकरण वाले प्रश्न, इसमें क्या होगा देखें। इन प्रश्नों में क्या होगा कि इन प्रश्नों में हमने बताया कि एक विलयन में विलायक अम्ल होगा और दूसरे विलयन में विलायक क्षार होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अम्ल के ग्राम तुल्यांक को कैंसिल किया जाएगा क्षार के ग्राम तुल्यांक की संख्या के द्वारा, और ये संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो कि अम्ल का ग्राम तुल्यांक, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में अम्ल का ग्राम तुल्यांक बराबर, या अम्ल के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बढ़ाकर इलेबोरेट करके। तो अम्ल का ग्राम तुल्यांक बराबर क्षार का ग्राम तुल्यांक, क्षार का ग्राम तुल्यांक, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें ये फार्मूला पुट करेंगे, ठीक। अच्छा, अम्ल को हम माने ले रहे हैं एसिड, एसिड होता है अम्ल, इसको हम ए से प्रदर्शित करे दे रहे हैं। क्षार होता है बेस, इसको हम बी से प्रदर्शित किए दे रहे हैं, ठीक। तो इसका क्या होगा, इसकी नॉर्मलता हम निकालेंगे एन ए, यानी कि जो विलयन बना होगा एन ए, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होगा उसको हम मानेंगे वी ए, ठीक है, यानी और क्या मानेंगे, बी ए मानेंगे, सही है, यानी बी ए, ठीक। और इस क्षार का जो मानेंगे उसको मानेंगे नॉर्मलता एन वी, और वॉल्यूम मानेंगे वी वी वी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे सामने क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा निकल के। इस तरीके के फार्मूले को हम कैलकुलेट करेंगे जब इसमें हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक। चलिए, अच्छा अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे इसमें पूछा जाता है। क्वेश्चन के हिसाब से देखें क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि कह रहे हैं 0.2 नॉर्मलता वाले, 0.2 नॉर्मलता वाले NaOH, NaOH क्या है, क्षार, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के 100 ml को पूर्णतः उदासीन करने के लिए, लैंग्वेज समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमारे सामने, मतलब क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आएगा, को पूर्णतः उदासीन करने के लिए, को पूर्णतः उदासीन करने के लिए, पूर्णतः उदासीन करने के लिए 0.5 नॉर्मलता वाले HCl, HCl का मतलब अम्ल, ठीक है। तो देखो अम्ल हो गया, अम्ल के कितने आयतन, के कितने आयतन, आयतन का मतलब V, ठीक है, कितने आयतन V की आवश्यकता होगी, V की आवश्यकता होगी। ये हमारे क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ठीक। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन समझिए, कह रहे हैं कि 0.2 नॉर्मलता वाले NaOH क्षार का 100 ml लिया, ठीक, को पूर्णतः उदासीन करने के लिए 0.5 नॉर्मलता वाले HCl के कितने आयतन की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ पर NaOH का जो पहला सॉल्यूशन लिया है A, उसका तो हमें आयतन दे रखा है 100 ml, लेकिन दूसरे वाले का नहीं दे रखा है ये, तो यही तो हमें बताना है कैलकुलेट करके, यही तो हमसे पूछा गया है, तो इसलिए नहीं दे रखा है। इसको हम फार्मूले में वैल्यू को पुट रखेंगे, हमारा आंसर मिलेगा, ठीक। चलें, अच्छा देखें, रखते हैं भाई। देखो सॉल्यूशन क्या दे रखा है हमें, इसमें क्या दे रखा है, गिवन वैल्यू हमको क्या दे रखी है, देखें
सॉल्यूशन जो है यानी कि हल क्या दे रखा है, गिवन वैल्यू हमको क्या दे रखी है, देखें यानी कि NaOH क्षार, ठीक है, क्षार NaOH की नॉर्मलता यानी कि N1 कितनी दे रखी है 0.2N, ठीक। फिर इसका आयतन कितना दे रखा है, यानी कि इसका B1 कितना दे रखा है, B1 दे रखा है 100 ml, ठीक। अम्ल की देखें, अम्ल यानी कि HCl, HCl की नॉर्मलता कितनी दे रखी है, N2 कितना दे रखा है 0.5N, और अम्ल का आयतन हमें पता करना है, B2 हमें क्या करना है, पता करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। इसमें क्या लगाएं आप, वही फार्मूला लगाएं। तो फार्मूला कैसे लगाएंगे, N1 इंटू B1 बराबर N2, N1 N2 नहीं, आप एसिड वाला लगेगा, ठीक है, गलती हो रही है, सॉरी, आप वही बात दिमाग फिक्स है। देखें तो यहाँ पे क्या लगेगा, Na और Ba बराबर NV इंटू BV, ठीक है, ये लगेगा। अब जो फॉर्मूला दे रखे हैं उसको रख लेंगे, यहाँ पर भी गलती हो गई, ठीक है, ये Na है, ये Na है, ठीक, नहीं ये बेस है तो यहाँ B होगा, अम्ल है तो यहाँ पे ये A होगा, यहाँ पर A होगा, ठीक। अब ये वैल्यू आप रख दें, Na कितना दे रखा है, देखो Na दे रखा है 0.5, ठीक, इंटू Ba कितना दे रखा है, भाई Ba हमको पता करना है तो Ba को ऐसे ही उतार लेंगे हम, ठीक। Nb कितना दे रखा है, Nb दे रखा है 0.2, और ये कितना दे रखा है Nb 200, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लें, कैसे सॉल्व करेंगे, देखें इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसका जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, फार्मूले में देखें, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, नहीं यहाँ पे 100 है ना, यहाँ पे 100 है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 आएगा, ठीक। इसको आप अभी वैसे ही उतार लें Ba, ठीक। अब Ba बराबर देखें, Ba बराबर हम जब देखेंगे तो Ba बराबर आएगा 20/0.5, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा हट जाएगा, ठीक है, पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 0 लग जाएगा, 5 से ये तुम्हारा 200 जाएगा, तो 5 चौको 20 और ये 0, 5 चौको 20 और 0, तो ये 40 आ गया, 40 क्या आ गया ml में, 40 क्या आ गया ml में। तो हम कहेंगे कि इतने 0.2 नॉर्मलता वाले NaOH के 100 ml को पूर्णतः उदासीन करने के लिए 0.5 नॉर्मलता वाले HCl के 40 ml बिलियन की आवश्यकता होगी, कितनी आवश्यकता होगी 40 ml, भाई यही पता करना था, तो यार 40 रख देंगे, बस हो गया हमारा, ठीक। तो नीचे हम लिख भी सकते हैं कि अतः क्षार को पूर्णतः उदासीन करने के लिए हमको 40 ml बिलियन की आवश्यकता होगी, यानी कि 0.5 नॉर्मलता वाले HCl के 40 ml बिलियन की आवश्यकता होगी, भाई बस समझ, तो 40 ml और डाल देंगे तब ये हमारा पूर्णतः उदासीन होगा, अभी ये उदासीन नहीं, ठीक है, अभी ये संख्या बराबर नहीं है, ग्राम तुल्यांक बराबर नहीं है, उधर 40 ml की कम, मतलब कम है, कौन कम है, हम 40 ml डाल देंगे, बिलियन उदासीन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टाइप 3 का क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो इसमें हमने नॉर्मलता में 3 तरीके क्वेश्चन पढ़े, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखें, हमारे द्वारा बताई गई सभी बातों को सभी बच्चे ध्यान से सुने, ध्यान पूर्वक, और जो भी ब्लैक बोर्ड में लिखा गया है इसमें बोर्ड में, उसको ध्यान से समझे क्या समझाया गया है, ठीक। वीडियो को 1-2 बार देखें, मतलब 1 बार 2 बार देख लें, ठीक है। अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाएं, स्वयं अपने हाथों से लिखें, अपने हाथ से लिखी हुई चीजें जल्दी माइंड में कैप्चर होती हैं, बैठती हैं, ठीक है। बने बनाए नोट्स, प्रिपेयर्ड नोट्स हमको मिल जाते हैं तो एकदम जो है समझते हैं कि बहुत बड़ा हमने महान काम कर लिया, हमको सब बना बनाया मिल रहा है। तो हर चीज बने बनाए पे निर्भर ना रहे, अपने हाथ से भी कुछ करें, अपने आप भी कुछ करें, ठीक है। अपने हाथ से जो है क्या करें, अपने खुद के नोट्स तैयार करें अपनी राइटिंग में, ठीक। इससे माइंड में भी चीजें सही से जल्दी बैठती हैं, ठीक। अच्छा, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका जो है होमवर्क क्वेश्चन तो नहीं देंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन हमने दे दिया। अब हम पढ़ने चलते हैं फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी को, ठीक है, फॉर्मेलिटी को पढ़ने चल रहे हैं, टाइम भी हो रहा है क्योंकि 3 टॉपिक आज पढ़ने, एक टॉपिक हमने कवर कर लिया है, ठीक। चलिए अच्छा देखें फॉर्मलता, अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे फॉर्मलता क्या होती है, ठीक है। फॉर्मलता भी बहुत सरल है, जैसे हमने नॉर्मलता पढ़ी वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मलता। बहुत बड़ी दिक्कत है।
फॉर्मलता को जानेंगे, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेलिटी। क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी। और इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, जैसे हमने नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित किया था? एन से। इसको हम प्रदर्शित करेंगे एफ से। ठीक, क्या कहते हैं फॉर्मलता? देखें इसकी परिभाषा, देखें क्या लिखेंगे। देखें, कह रहे हैं किसी विलयन के, पहले परिभाषा लिख लें उसके बाद हम समझा देंगे। देखें, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों, अब यहाँ पे एक टर्म मिल रहा है हमको नया, ग्राम सूत्र भारों या ओब्लिक द्रव्यमानों। ठीक है, द्रव्यमानों, कुछ किताबों में द्रव्यमानों भी दे रखा है, बात एक ही है। ठीक है, हालांकि द्रव्यमान और भार में फिजिक्स में थोड़ा अंतर होता है। फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स में जो अध्यापक होंगे आपके टीचर को समझाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो लगभग दोनों को सेम मान लेते हैं। ग्राम सूत्र भारों ओब्लिक द्रव्यमानों की संख्या को ठीक है, ग्राम सूत्र भारों की संख्या को उस विलयन की फॉर्मलता कहते हैं, यानी कि एफ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फॉर्मलता कहते हैं। ठीक, तो क्या कहा कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों या द्रव्यमानों की संख्या को उस विलयन की फॉर्मलता कहते हैं, एफ कहते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारे सामने एक टर्म आया है ग्राम सूत्र भारों। क्या आया है? ग्राम सूत्र भारों या ग्राम सूत्र द्रव्यमानों। इसको अभी हम समझेंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, नई चीज है, समझेंगे। ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? एफ से। ठीक, इसका मात्रक भी लिख लें। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक वही होता है जो लिखा है। इसका मात्रक होता है ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर। लीटर में पता कर रहे हैं ना, लीटर होता है। तो ये इसका क्या होता है? एसआई मात्रक होता है। ठीक, चले, अच्छा, अब हम समझेंगे इसका फार्मूला समझेंगे और फिर ये ग्राम सूत्र भार क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक, देखें, इसको थोड़ा छोटा करें। अब सही है, चलें, अच्छा देखें। अब देखो ग्राम सूत्र भार क्या होता है। देखो यहाँ पे पहले समझे मोलरता और फॉर्मलता में क्या अंतर है। मोलरता में क्या होता था? मोलरता में होता था 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते थे। फॉर्मलता की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब विलयन में जो हम विलेय पदार्थ घोल रहे हैं वो आयनिक प्रकृति का हो। कैसा हो? आयनिक प्रकृति का हो। यानी कि जब कोई विलेय पदार्थ आयनिक प्रकृति का हो तो उस विलेय पदार्थ की मोलरता नहीं पता करते हैं, उसकी पता करते हैं फॉर्मलता। या यूं कहें कि आयनिक यौगिकों के केस में मोलरता को फॉर्मलता कहते हैं। आई बात समझ में? बस इतना है। सहज संबंधी यौगिक है जिसका ब्रेक डाउन नहीं होगा पानी में, जैसे घोले जाने पर जिसका आयोनाइजेशन ना हो, मतलब पानी में टूटे नहीं। जैसे चीनी मान के चलें, जैसे हमारा क्या होता है, चीनी या ग्लूकोज ले लें। ठीक है, ग्लूकोज ले लें। ग्लूकोज को हम जब जल में घोलेंगे, ठीक है, तो इसकी हम निकालेंगे मोलरता। क्या निकाल सकते हैं? इसकी हम मोलरता निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो विलेय है इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा। आयोनाइजेशन का मतलब ऐसा नहीं इसको जल में घोलेंगे तो ये आयनों में टूट जाए, पॉजिटिव आयन दे निगेटिव आयन दे, ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। भाई अगर हम NaCl ले लें, नमक को घोलें, या KCl ले लें, ठीक है, KCl ले लें, इनको घोलें, तो ऐसी कंडीशन में जल में घोलने पर इनका आयोनाइजेशन हो जाएगा, यानी कि आयनीकरण हो जाएगा। जब आयनीकरण हो जाएगा तो ये Na+, ठीक है, Cl-, या अगर पोटेशियम है KCl है तो K+, तो K+ या Na+ और Cl- में टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम निकालेंगे फॉर्मलता, यानी कि
एफ निकालेंगे, फॉर्मेलिटी निकालेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो आयनिक यौगिकों के केस में मूलरता को ही फॉर्मलता कहते हैं, बस बात खत्म, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। आयनिक यौगिकों के केस में उस यौगिक की मूलरता के स्थान पर फॉर्मलता निकालते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने जो है यहाँ पर समझा दिया। अब हम थोड़ा यहाँ पर ग्राम सूत्र भारों को डिस्कस करेंगे कि सर ये ग्राम सूत्र भार क्या होता है, इसको हमें समझाइए, ठीक है। तो ग्राम सूत्र भार क्या होते हैं इसको हमें समझाइए। देखें तो इसमें हमने क्या बता दिया है, इसमें एक बात ये लिख लें कि इसका उपयोग आयनिक यौगिकों की, इसका उपयोग यानी कि इसका जो उपयोग है वो आयनिक यौगिकों की मूलरता के स्थान पर किया जाता है, मूलरता के स्थान पर किया जाता है, मूलरता के स्थान पर किया जाता है। यानी कि आयनिक यौगिकों की हम क्या करते हैं, ये आयनिक यौगिकों की मूलरता ना निकालकर फॉर्मलता निकालते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक। अच्छा अब फॉर्मलता बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला लिख लें हम, ठीक। उसके बाद जानते हैं फॉर्मलता, फॉर्मलता यानी कि एफ। क्या हमने बताया था, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। परिभाषा आपको याद है तो परिभाषा से ही फार्मूला बन जाएगा। विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ठीक, ये ग्राम सूत्र भार, ठीक, डिवाइड बाय विलयन का आयतन, क्योंकि आयतन लीटर में तो पता कर रहे हैं, विलयन का आयतन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। लेकिन अब हम पता करेंगे कि सर ये ग्राम सूत्र भार क्या होता है। तो ग्राम सूत्र भार बराबर देख ले, ग्राम सूत्र भार बराबर होता है, ग्राम सूत्र भार, देखें ग्राम सूत्र भार बराबर होता है भार बटा अणु सूत्र भार, भार बटा सूत्र भार, ठीक है। याद रखने वाली चीजें हैं, फार्मूले हैं, दिमाग से कभी कभार स्किप कर जाते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। हमारे दिमाग से, माइंड से स्किप कर जाती हैं चीजों को, एक बार थोड़ा देखना पड़ता है, मिक्स हो जाती चीजें। ग्राम सूत्र भार बराबर क्या होता है, भार बराबर सूत्र भार, ठीक है। भार यानी कि भार जो हमें दे रखा होगा क्वेश्चन में, विलेय पदार्थ का जैसे द्रव्यमान करके दे रखा होगा कि 0.5 ग्राम, तो वो भार होगा। सूत्र भार क्या होता है सर, ये सूत्र भार हमें जानना है, ठीक है। तो इसके लिए देखें क्या ध्यान रखें, एक लाइन लिख लें, सूत्र भार के केस में को हम छोटा करके थोड़ा पर सरकाते हैं। देखें सूत्र भार क्या होता है, सूत्र भार, देखें सूत्र भार को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मूला मास। क्या कहते हैं, फॉर्मूला मास। सूत्र भार को आप ऐसे समझ लें, अणु सूत्र ही है ये, बहुत सरल, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम हलवा। फॉर्मूला मास, केवल नाम चेंज हो गया, ठीक है। जैसे आप अणु सूत्र जानते हैं, अणु सूत्र को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, और सूत्र भार को हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास कहते हैं। इतनी बात ध्यान रखें, सहज संयोजी यौगिकों के केस में अणु भार निकाला जाता है, जो निकालते हैं वो अणु भार होता है, लेकिन आयनिक यौगिकों के केस में वही अणु भार सूत्र भार कहलाता है, बस बात खत्म, इतना ध्यान रखें। देखें जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे हम मान लें NaCl, ठीक है, NaCl अपने आप में एक कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है, आयनिक है, आयोनाइज्ड है। आयनिक यौगिक का मतलब इसको हम जल में जैसे घोलेंगे इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा Na+Cl- में। तो जैसे इसको जल में घोलाएंगे, ठीक है, इसको जैसे ही हम जल में डालेंगे
तो ये फिर अपने उस रूप में नहीं रहेगा जिस रूप में हमने इसको घोला। इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा Na+ अलग Cl- अलग, अणु के रूप में नहीं रहेगा। यानी कि जब किसी आयनिक यौगिक को जल में घोलते हैं तो जल में वह अणु के रूप में ना रहकर आयनों के रूप में आयनीकृत हो जाता है, और ऐसी स्थिति में उस आयनिक यौगिक का अणु भार ना कह के उसको हम सूत्र भार कहते हैं। बात वही, केवल नाम बदल दिया। इसका अणु भार जब हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो सोडियम का कितना होता है 23 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5। कितना होता है 35.5। तो ये आएगा 58.5 ग्राम। कितना आएगा 58.5 ग्राम। तो यही इसका अणु भार हमने निकाला है, लेकिन इसको अणु भार ना कह के हम सूत्र भार कहेंगे, फार्मूला मास कहेंगे, बस और कुछ नहीं। ठीक, इसी तरीके से H2SO4 का देखो क्या होता है। H2SO4 इसको भी हम जब पानी में घोल देंगे तो पानी में ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, 2H+ और जो है प्लस SO4-2। तो इसको भी हम कैलकुलेट करते थे, हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। कितना हमने निकाला था 98 ग्राम। तो 98 ग्राम इसका हमने क्या निकाला था, वहां पे हमने अणु भार कहा था, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास कहा था। लेकिन यहाँ पर इस केस में हम क्या कहेंगे, फार्मूला मास कहेंगे, सूत्र भार कहेंगे, बस और कुछ नहीं, केवल नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, केवल नाम चेंज कर दिया है और कुछ नहीं। अदरवाइज जो भी हमने बताया है उसको आप लिख लें, हम लिखेंगे नहीं। सभी बच्चे क्या हमने बताया उसको सुन ले, वीडियो को पॉज करके लिख लेना कि आयनिक यौगिकों को जब जल में घोलकर उनका जलीय विलयन तैयार किया जाता है तो वो अणु के रूप में ना रहकर आयनों के रूप में टूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन यौगिकों के अणु भार को सूत्र भार के नाम से जानते हैं, सूत्र भार से लिखा जाता है। निकालने का तरीका सेम होता है, निकालने के तरीके में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब जैसे H2SO4 को जल में ना घोल के किसी और ब्लैक में घोलें और वहां इसका आयोनाइजेशन ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो 98 आएगा, 98 यहाँ पे भी आएगा, 98 वहां पे आएगा, लेकिन वहां पे इसको अणु भार कहेंगे, यहाँ पर इसको सूत्र भार कहेंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा, तो ये हमारा हो गया। अब इसका हम एक नया फार्मूला बना लेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, फार्मूला F बराबर विलेय पदार्थ का भार डिवाइडेड बाय विलेय पदार्थ का सूत्र भार और इनटू विलयन का आयतन। फिर इस फार्मूले को हम यूज में लेंगे। ठीक, देखें तो नया फार्मूला हम क्या बनाएंगे, फार्मूला F बराबर विलेय का भार, विलेय का भार, ठीक, डिवाइडेड बाय विलेय का, विलेय पदार्थ का सूत्र भार, सूत्र भार और इनटू विलयन का आयतन, इनटू विलयन का आयतन यानी कि V। ये फार्मूला हो गया। कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे, F विलेय का भार यानी कि WA डिवाइडेड बाय सूत्र भार। सूत्र भार को वैसे हम जैसे मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं तो कैपिटल M बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र भार को F से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ये F कंफ्यूजन में ना हो क्योंकि फॉर्मूला भी F है, ये भी F, इसीलिए इसको हम स्मॉल f बनाए दे रहे हैं। ठीक है, तो FA भाई विलेय का है ना, ये A का है, A क्या है विलेय, विलेय को हम A से प्रदर्शित कर रहे हैं तो FA, ठीक, इनटू विलयन का आयतन यानी कि B सॉल। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला का अब फार्मूला हो गया। बस यहाँ पे हमने उस ग्राम सूत्र भारों की संख्या को खोल दिया है, यहाँ पे उसको हमने बटेन करके लिख दिया है। ठीक, चलें अब इसका हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम NaCl को जल में घोलकर, ठीक है, आयनिक यौगिकों के केस में ही हम पता करते हैं फार्मूला, नहीं तो फार्मूला की में जरूरत नहीं पड़ती। 500 ml, और ये कम भी पूछा जाता है हालांकि, लेकिन सिलेबस में है तो इसे हमें क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बाई चांस एग्जामिनर का माइंड है क्वेश्चन घुमा फिरा के रख दिया तो फिर ये हमें पता नहीं होगा तो क्वेश्चन स्किप कर जाएगा। विलयन तैयार किया गया, विलयन तैयार किया गया, तो विलयन की क्या पूछ रहे हैं, विलयन की क्या पूछेंगे, विलयन की
फॉर्मलता पूछेंगे, एफ बताइए। यहाँ पे आप ये देख लीजिए, जो यौगिक है वो आयनिक है, NaCl यौगिक आयनिक है, ठीक है। इसको ऊपर करें, चले। अच्छा देखो भाई, इसकी फॉर्मलता को देखें, कैसे हम इसकी फॉर्मलता को निकालेंगे। सॉल्यूशन देखें, इसका जो सॉल्यूशन है वो देख लें। सॉल्यूशन हल क्या दे रखा है, पहले तो इसका भार निकालें, यानी कि NaCl का विलय का भार, भार यानी कि WA कितना दे रखा है, 5.85 ग्राम दे रखा है, ठीक। NaCl का भार हो गया, ठीक। आयतन कितना दे रखा है, विलयन का आयतन, भाई विलयन का हमें आयतन चाहिए होगा, और हमें क्या चाहिए, फार्मूले में सूत्र भार भी है तो हमें वो भी चाहिए है। आयतन कितना दे रखा है, 500 ml। अच्छा, NaCl का सूत्र भार, NaCl का सूत्र भार हमें पता होना चाहिए। सूत्र भार का मतलब अणु भार, फार्मूला मास। तो NaCl का भी हमने कितना कैलकुलेट किया था, 98.5 ग्राम। कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कर चुके हैं तो वही हमने लिख दिया, ठीक। अब आप फार्मूला लगा दें फॉर्मेलिटी का। फॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या बताया था, WA डिवाइड बाई, ठीक, स्मॉल FA इंटू विलयन का आयतन, यानी कि यस सॉल्व। इसमें आप वैल्यू पुट करें, WA कितना दे रखा है, 5.85, ठीक। अच्छा, और FA कितना दे रखा है, FA का मतलब यहाँ पे क्या है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलय पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलय पदार्थ का सूत्र भार। तो सूत्र भार यहाँ पे कितना दे रखा है, 98.5 दे रखा है, इंटू आयतन कितना दे रखा है, 500 ml दे रखा है आयतन। अब देखो यहाँ पर आयतन 500 ml दे रखा है, कितना दे रखा है, 500 ml। तो यहाँ पर ऊपर हम 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। मूलता, और मूलता हमने बताया था कि जब वैल्यू आयतन हमको जो है ml में दे रखी हो तो ऊपर 1000 से गुणा करते हैं। 1000 से गुणा नहीं करते हैं तो एक काम और कर सकते हैं, हम अलग से इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ml में दे रखा है तो नीचे 1000 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो हमको मिल जाएगा 0.2। तो वो 0.2 यहाँ पे रख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। या आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, वहां कैलकुलेट ना करो, एक ही जगह कैलकुलेट हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसको कैलकुलेट करो, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। इसको कैलकुलेट जब करोगे तो ये आएगा 0.1, और ये यहाँ पे 2 से हो जाएगा गुणा, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.2। F फॉर्मूला निकालना है, F, तो इसको F से दर्शा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे किसी भी यौगिक की फॉर्मलता को। इस तरीके के और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, आप अपने जो है उसमें बुक वगैरह में देखें तो इस तरीके के सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलें, अच्छा होमवर्क भी हम दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है, हमें एक टॉपिक और कवर करना है। देखें, अब हम जानेंगे पार्ट प्रति मिलियन, ठीक है, पार्ट प्रति मिलियन। देखें पार्ट प्रति मिलियन क्या होता है, तीसरा जो हमारा टॉपिक है इस क्लास का लास्ट, पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट पर मिलियन। शॉर्ट में इसको लिखते हैं PPM। नाम सुना होगा, सुना ना, नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं, आज हमने सुना दिया। पार्ट प्रति मिलियन, देखें पार्ट प्रति मिलियन क्या होता है इसको हम समझेंगे। देखो पार्ट प्रति मिलियन क्या होता है, जैसे मान के चलो, जैसे कोई हमारे सामने कोई विलयन है, ठीक, और उस विलयन में कोई विलय पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित है, बहुत ही कम मात्रा में। तो ऐसी कंडीशन में हम विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की जिस विधि का प्रयोग करेंगे वो होगा पार्ट प्रति मिलियन, यानी कि पीपीएम में ज्ञात करेंगे। जैसे हम मान के चले
कि हमारे सामने खूब बड़ा सा ड्रम है, पानी का एक ड्रम है, ठीक। और इस पानी के ड्रम में हमने 1 चम्मच चीनी घोल दी। क्या घोल दी? 1 चम्मच चीनी। और ये पानी का पूरा ड्रम भरा हुआ है, ठीक। इसमें मान के चलो कि 5000 लीटर पानी है और उसमें 1 चम्मच हमने चीनी घोल दी। तो जरा बताएं इसमें क्या हम चीनी की मात्रा को, विलयन की सांद्रता को मोल लता में, वेट बाई वेट में क्या हम पता कर पाएंगे? बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि चीनी बहुत ही कम मात्रा में घोली गई है, विलायक बहुत अधिक मात्रा में लिया गया है और विलय बहुत कम मात्रा में लिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में इस विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हम पीपीएम का उपयोग करेंगे, ठीक है। पीपीएम का उपयोग तब भी करते हैं, जैसे देखा होगा घरों में पानी की सप्लाई होती है, तो पानी की सप्लाई में कभी कभार पानी से महक आती है, स्मेल आती है, वो क्लोरीन की होती है। तो जो सप्लाई करती है नगर पालिका वगैरह, नगर निगम वगैरह, तो समय समय पर पानी की टंकी में क्लोरीन डालती रहती है। वो जीवाणुनाशी होता है, बैक्टीरिसाइडल होता है, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह सूक्ष्म जीवों को क्लोरीन मार देती है, तो उसकी साफ सफाई बनी रहे, ठीक है, हाइजीन मतलब मेंटेन बना रहे। तो ऐसी कंडीशन में क्लोरीन गैस मिलाई जाती है, तो उसी की महक आती है, तो वो बहुत कम मात्रा में मिलाई जाती है, तो वहां पर भी पीपीएम में ज्ञात करते हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण होता है, जैसे मान के चलो एटमॉस्फेरिक है, तो उसमें कोई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है या सल्फर डाइऑक्साइड गैस है या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, तो ये गैसें बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में होगी। तो ऐसी कंडीशन में इन्हें भी पीपीएम में ज्ञात किया जाएगा, ठीक। तो इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए पीपीएम की जरूरत कब पड़ती है? जब विलयन में विलय बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो, बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित हो, नाम मात्र का उपस्थित हो, तब हमें जरूरत पड़ती है, ठीक। चले अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और इसकी हम परिभाषा जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, ठीक। चले अच्छा क्या है देखें। कहते हैं कि किसी विलेय पदार्थ की, किसी विलेय पदार्थ की, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो 10 की पावर -6, ठीक है, 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 6, यानी कि 1 मिलियन, और 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। तो 1 मिलियन जो 10 की पावर 6 बिलियन के भागों में, बिलियन के भागों में उपस्थित हो, बिलियन के भागों में उपस्थित हो, ठीक है। तो इसे पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, ठीक है, पीपीएम कहते हैं, ठीक। अब देखो पीपीएम का फार्मूला क्या होगा, तो हम देखो लिखेंगे पीपीएम बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, यानी कि विलेय का द्रव्यमान, ठीक, विलेय का द्रव्यमान यानी कि यम, ठीक, किसमें दे रखा होगा? ग्राम में, डिवाइडेड बाई बिलियन का द्रव्यमान, डिवाइडेड बाई बिलियन का द्रव्यमान, ठीक। बिलियन का द्रव्यमान जो होगा, ठीक है, उसको हम अभी बताएंगे। तो ये भी हमारा किस में दे रखा होगा? ग्राम में दे रखा होगा, ठीक, और इंटू 10⁻⁶ ये फार्मूला होगा, ठीक। इसको हम कैसे करके लिखेंगे? देखो पीपीएम बराबर स्मॉल पी बनाते हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें, स्मॉल पी विलेय का द्रव्यमान, विलेय को हम ए से दर्शाते हैं और द्रव्यमान को स्मॉल एम से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम ए डिवाइडेड बाई विलियन का द्रव्यमान क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो यहाँ पर विलेय का है एम ए
और विलायक का हो जाएगा MB, तो यहाँ MB हो जाएगा और इंटू 10⁶। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ppm का फार्मूला। क्वेश्चन हमको ppm पे आएगा तो इस क्वेश्चन को हम फार्मूले में, इस फार्मूले को रख के उसके जो है वैल्यू इसमें पुट करेंगे और कैलकुलेट करके उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलें अच्छा आगे देखें। अब इसको हम सेलेक्ट करके ऊपर पहुंचा देते हैं, देखो तो ये हो गया। ठीक, अच्छा ppm का उपयोग कब किया जाता है ये हमने बता दिया है। ppm का उपयोग हम तब करते हैं, इस विधि का उपयोग तब किया जाता है अत्यधिक तनु विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने में। लिख लें इसके बारे में, नोट इसके बारे में लिखें कि इस विधि का उपयोग, यानी कि इस विधि का ppm का उपयोग, इस विधि का उपयोग अत्यधिक तनु विलयनों, ठीक है, अत्यधिक तनु विलयनों की सांद्रता को ज्ञात करने में किया जाता है, की सांद्रता को ज्ञात करने में किया जाता है। जो अत्यधिक तनु विलयन जो हमने बताया वही लिख दिया है, ज्ञात करने में किया जाता है। जैसे हमने बताया एक ड्रम में मतलब एक चीनी हमने नमक घोल दिया या पानी चीनी घोल दी, वो बहुत तनु हो गया ना, ज्ञात करने में किया जाता है। वहां पे हम मूलतः वेट बाई वेट या वेट बाई वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है, ज्ञात करने में इसका लगाएंगे। ठीक है, अच्छा इस विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, कठोर जल की जो है मतलब कठोर जल की कठोरता को ज्ञात करने में करेंगे। पानी में कोई चीज घुली, कोई प्रदूषण, कोई गैस घुली है, जैसे क्लोरीन गैस घुली, उसकी सांद्रता ज्ञात करने में। पानी में कितनी ऑक्सीजन घुली, इसको ज्ञात करने में। पानी में कोई पॉल्यूट घुला है, उसको ज्ञात करने में। तो इन सब विधि का उपयोग मतलब इसी मतलब जो है सांद्रता की विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक बात और लिखें, जैसे गैसों के मिश्रण में, जैसे गैसों के मिश्रण का ppm में ज्ञात करना है, गैसों के मिश्रण का ppm, तो गैसों के मिश्रण का ppm जब हम ज्ञात करेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे, ग्राम की जगह वैल्यू लेंगे ml में, इसकी जगह लेंगे ml में। तो इसका फार्मूला जो है क्या हो जाएगा, जल्दी से देखें, ppm होगा ma डिवाइडेड बाई ma प्लस mb, यहाँ पर भी होगा ml में, यहाँ पर भी होगा ml में, इंटू 10⁶। और अगर हम जो है जलीय विलयन में या विलयन में ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ग्राम, यहाँ पर भी ग्राम। ठीक है, बस इतना अंतर होगा। गैसों के मिश्रण का ज्ञात करेंगे, जैसे वायुमंडल में कोई गैस उपस्थित है, उसमें हम पता करें कि CO कितनी उपस्थित है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ml में निकल के आएगा। अगर हम पानी में कोई चीज घोल के, जैसे पानी में कितनी कठोरता घुली है, कितना मतलब जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट घुला है, तो हम ग्राम में वैल्यू पुट रखेंगे। अब ग्राम में ही हमको दे रखी होगी, जो क्वेश्चन हमें दिया जाएगा वो ग्राम में ही दे रखा होगा। अगर गैसों वाला होगा तो वैल्यू हमको ml में दे रखी होगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलें अब इसका जो है फार्मूला देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या नाम, इसका क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूले वगैरह तो हमने देख लिए हैं, जल्दी से इसका जो है क्वेश्चन देखते हैं। देखें भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि यदि 1000 ग्राम, ठीक, 1000 ग्राम जल को, 1000 ग्राम जल को 0.05 ग्राम, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट घुला है, कैल्शियम कार्बोनेट घुला है, तो इस पानी की कठोरता ज्ञात कीजिए। पानी की कठोरता हो जाएगी, पानी में जब साल्ट्स वगैरह घुले होते हैं ज्यादा मात्रा में, ऐसा पानी भारी पानी कहलाता है। ठीक है, और या कठोर पानी इसको कहते हैं। तो पानी की कठोरता ज्ञात कीजिए, उसकी जो हार्डनेस है उसको ज्ञात करना है, पानी की कठोरता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो भाई क्वेश्चन घुमा फिरा पूछा गया, यहाँ पे कठोरता पूछी गई है। ठीक है,
और कठोरता में यहाँ पे कभी कभार जैसे जब पीपीएम नहीं दे रखा होता है तो कुछ क्वेश्चन में कभी कभार दे देते हैं कि कठोरता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने, पूछे जाते हैं। चलें, अच्छा इसमें वैल्यू निकालते हैं, कौन कौन सी वैल्यू दे रखी हैं और उसके बाद इसका हम लगाते हैं क्वेश्चन। देखें सॉल्यूशन, भाई हमें क्या चाहिए सॉल्यूशन में, हमें विलेय का द्रव्यमान चाहिए और क्या नाम उसका चाहिए, विलायक का चाहिए। देखें तो विलेय यहाँ पे कौन है, विलेय यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि CaO3 यहाँ पर विलेय की तरह काम कर रहा है। इट एक्ट एज ए सॉल्यूट का भार, यानी कि यमे कितना दे रखा है 0.05 ग्राम दे रखा है। ठीक, अच्छा विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, विलयन का निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक अभी हम इंटरेस्टिंग बात बताएंगे। विलयन का आयतन या विलयन का आयतन क्यों, विलयन का भार, विलयन का भार। और इसका विलयन का भार कैसे निकालेंगे भाई, विलेय का भार प्लस विलायक का भार। अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसे हम Ma दे रखा है, Mb क्या है जल है, तो इसके भार को इससे भार से हम जोड़ें, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसका कारण वही है कि जैसे चीनी हमने एक ड्रम में 1 चम्मच चीनी घोली, तो हम ये मान के चलेंगे हमने कुछ भी नहीं घोला, बिल्कुल एकदम नगण्य है, शून्य है, ये मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसका जो भार निकालेंगे वो Ma प्लस Mb करके, लेकिन उसको जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये बात इंटरेस्टिंग बात है, औचक वाली बात है। ठीक है, 1000 ग्राम ही हम लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला रख देंगे, क्योंकि हमें पीपीएम निकालने के लिए यही दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, और तो कुछ और किसी की रिक्वायरमेंट है नहीं, यानी कि Ma डिवाइडेड बाई Ma प्लस Mb इंटू 10⁻6। ठीक है, देखो ये बात समझ में आ रही है, विलयन का भार हम इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं। बच्चे गलती कर देते हैं भाई, जो है कि ये विलयन का भार निकाल रहे हैं तो विलेय का भार प्लस विलायक का भार, तो 1000 ग्राम में 0.05 वोल्ट पे लिखें, ये गलती नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि इसको हम नगण्य मान लेंगे, बहुत कम मात्रा में बोला गया है। ठीक है, लेकिन प्रदर्शित ऐसे ही करेंगे। Ma कितना दे रखा है 0.05, ठीक, ग्राम में, दोनों वैल्यू देखो ग्राम में दे रखी है, और 1000 इंटू 10⁻6। ठीक, अब देखो ये इसके 3 जीरो, इसके 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, इसको जब यहाँ पे 3 रह जाएंगे, ठीक है, जब 3 रह जाएंगे तो इसका गुणा हो जाएगा 0.5 इंटू 1, 2 और 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50, और 50 को लिखेंगे 50 ppm। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसके 3 से कट जाएंगे, यहाँ 1000 रह जाएंगे, 1000 का गुणा 0.05 में कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 ppm हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन हमें दे रखा है तो उसका आंसर हम इस तरीके से पता कर लेंगे। ठीक, चलें, अच्छा एक क्वेश्चन और कराए देते हैं। देखें, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का, बस स्विच करते हैं आज की इस क्लास को। देखें, कह रहे हैं समुद्री जल, ठीक है, मैराइन वाटर लिया है, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब समझ रहे हैं, 1 किलोग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रति किलोग्राम में 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, 3 ग्राम ऑक्सीजन घुली है, क्या घुली है, ऑक्सीजन घुली हुई है, ऑक्सीजन घुली हुई है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता, यानी कि O2 की सांद्रता, जो O2 है उस O2 की सांद्रता आप ppm में ज्ञात करें। तो ये हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे सामने क्या है,
क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें निकालना है। ठीक, देखें हल, देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखें तो देखो हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो विलेय का द्रव्यमान, दूसरा विलयन का द्रव्यमान। विलेय यहाँ पे कौन दे रखा है, पहले तो ये पहचाने। विलेय यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन O2, तो इसका जो है भार कितना दे रखा है या द्रव्यमान कितना दे रखा है, एम ए कितना दे रखा है, देखें 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक, बिलियन का देखें, बिलियन का यहाँ पे निकालेंगे, बिलियन का भार, बिलियन का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर भार निकालेंगे। ठीक, तो बिलियन का यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, बिलियन का हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, भार निकाल लेंगे। बिलियन का भार यानी कि Ma प्लस Mb, जोड़ना नहीं है, ठीक है, नहीं जोड़ दो। ठीक है, कितना दे रखा है, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू समान करनी है ना, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम। ठीक, अब हम फार्मूला लगा देंगे पार्ट्स पर मिलियन का, ppm बराबर Ma अपॉन Ma प्लस Mb और इंटू 10⁶। इसमें आप गिवन वैल्यू को पुट कीजिए। Ma क्या दे रखा है, 5.8 इंटू 10⁻³ और Ma और Mb क्या दे रखा है, 1000 दे रखा है और इंटू 10⁶। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे देखें, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो इसको पहले ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो 5.8 और इंटू 10⁻³ इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, गुणे में 10⁶ है ये। ठीक, अच्छा अब देखें ये 6 जो है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, केवल हमारे सामने क्या रह जाएगा, 5.8। बस यही हमारा आंसर है, 5.8 ppm, 5.8 ppm। ठीक है, ये ग्राम में मतलब मात्रा दे रखी है कि 5.8 जो है ppm मात्रा जो है उसके उपस्थित है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन में इतनी जो है ऑक्सीजन जो है घुली हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना कोई भी आंसर जो है पुटअप कर लेंगे पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और बताएंगे, वैसे सिलेबस में पहले था लेकिन अब हट गया है, एक होता है पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन PPB। ठीक है, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन में हम पता करते हैं 10⁹ पर, 1 बिलियन पे पता करते हैं। तो इसमें सेम फार्मूला होता है Ma अपॉन Ma प्लस Mb और इंटू 10⁹, बस सेम फार्मूला, सेम चीजें अप्लाई होती है, सेम चीजें, बस यहाँ 10⁶ की जगह 10⁹ हो जाता है। इसको कहते हैं पार्ट पर प्रति बिलियन, तो वो हमने मिलियन में पता किया था। ठीक है, वो हमने बिलियन में पता किया था, पार्ट पर बिलियन। ठीक, तो वो हमने मिलियन में पता किया था, ये हम बिलियन में पता कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्मूला हो गया हमारा। ठीक, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना, आज की क्लास में हमने जाना कि नॉर्मलता क्या होती है, फॉर्मलता क्या होती है। ठीक है, और साथ ही साथ पार्ट पर बिलियन यानी पार्ट पर मिलियन ppm क्या होता है, लास्ट में थोड़ा हमने पार्ट पर बिलियन के बारे में जाना। ठीक, तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी, दोनों ही जो टॉपिक जो हमने बताया ये सब इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं और कभी कभार जैसे पूछ देंगे कि नॉर्मलता से आप क्या समझते हैं, और साथ ही साथ उसके पीछे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो टांग देंगे, लगा देंगे पूछ के रूप में। तो उस नॉर्मलता की परिभाषा देनी, फार्मूला, एक क्वेश्चन लगाना बहुत सरल है। जो भी हमने इसको आज के लेक्चर में हमने जो है चीजें बेसिक से उठाई हैं। ठीक है, बेसिक से हमने जो है एडवांस तक हमने क्लियर किया है।
हर एक बच्चा, ठीक है, जो पढ़ना चाहता है, चीजों को समझ रहा है, वो आसानी से चीजों को समझ लेगा। लास्ट में हम कहना चाहेंगे, रोज कहते हैं कि हमारे द्वारा लिए गए लेक्चर को पहले सभी बच्चे पूरा देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप अपने द्वारा बनाई गई कॉपी में अपने हाथों से ये सभी लिखें, अपनी ही हैंड राइटिंग में लिखने से क्या फायदा होगा? एक तो आपका नोट्स तैयार होगा एग्जाम के लिए, जो बोर्ड पेपर होंगे आपके या स्कूल के लेवल पे जो परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती हैं उसके लिए काम आएगा। और अपने आप जब लिखेंगे तो चीजें माइंड में सेट होती चली जाएंगी, लिखने से चीजें जल्दी याद होती हैं, ठीक है। अदरवाइज कोई भी डाउट है, कोई भी क्वारी है, कोई भी बात समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार टाइप करें। लेक्चर कैसा लगा देखने पर वो भी जरूर बताएं। आपका फीडबैक सभी बच्चों का ही हमें क्या करेगा? और मोटिवेट करेगा और प्रोत्साहित करेगा, ताकि हम और अच्छे से मेहनत करें। अभी हालांकि कोई कमी नहीं, अच्छे से अपना पूरा बेस्ट दिया है, अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो उसको जो है क्या करें, आप जरूर एक बार हमें बताएं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतनी हमने सब चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। जो भी हमने क्वेश्चन दिया है तो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगली लेक्चर में हम ऐसे किसी और टॉपिक को लेके आएंगे, इसी चैप्टर को। तब तक के लिए पढ़ते रहे, जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।